नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 4 की इस वीडियो क्लास में। आज हम भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन का अध्ययन करेंगे और आज हम इकाई 5 का जो पार्ट नंबर 2 है सामाजिक कल्याण नीतियाँ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो क्लास में हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद इस लेसन से जुड़े जितने भी आपके मन में डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते आज का हमारा ये वीडियो क्लास। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है वो है सामाजिक कल्याण नीतियाँ। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सामाजिक कल्याण नीतियाँ ऐसी नीतियाँ होती हैं जिनका उद्देश्य बिना लाभ कमाए समाज का कल्याण करना होता है। अब ऐसी नीतियों का निर्माण या तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है या फिर राज्य सरकार द्वारा। कई बार कुछ जो स्वयंसेवक संगठन होते हैं ना, वो भी इस प्रकार की सामाजिक कल्याण नीतियों का निर्माण करते हैं, परंतु वो बहुत ही कम क्षेत्र में फैला होता है ऐसी नीति। तो अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस चैप्टर में हम उन सामाजिक कल्याण नीतियों पर चर्चा करेंगे जिनका निर्माण या तो केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा किया गया था। अब जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो ये नीतियाँ चली, सामाजिक कल्याण नीतियाँ, इसमें अधिकतर सहयोग केंद्र सरकार का होता है, यानी 55% सहयोग केंद्र सरकार का होता है और 45% सहयोग राज्य सरकार का होता है। इन्हीं नीतियों में से कुछ नीतियाँ यहाँ पर मैंने उल्लेखित कर रखा है, यानी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। पहला है शिक्षा, यानी शिक्षा का अधिकार, ये एक सामाजिक कल्याण नीति है। दूसरा भोजन, अब भोजन से संबंधित अधिकार के लिए भी एक सामाजिक कल्याण नीतियाँ बनाई गई थी जिसका नाम था खाद्य सुरक्षा का अधिकार। तीसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से संबंधित एक सामाजिक कल्याण नीतियाँ का यहाँ पे नाम मैंने लिख रखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और आखिरी है रोजगार, रोजगार से संबंधित जो सामाजिक कल्याण नीति है उसका नाम है मनरेगा। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 4 जो सामाजिक कल्याण नीति है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 में उल्लेखित है तथा इसे संवैधानिक सूची में शामिल किया गया है। अब देखो, आज़ादी के 6 दशक बाद भी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल रहा था। 6 दशक का मतलब होता है 60 साल, एक दशक में 10 साल होते हैं। तो यानी आज़ादी के 60 साल तक बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का जो सपना था वो साकार नहीं हुआ था। लेकिन वर्ष 2009 में सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कानून है वो लागू किया तथा 4 अगस्त 2009 को ये संसद ने इसे मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा का अधिकार जो कानून है पूरे देश में लागू हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, इससे संविधान के जो संशोधन 86 है उसके द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन इसे जोड़ा गया 2010 में, लेकिन इसकी शुरुआत 2002 में ही कर दी गई थी और 2002 से ये जो था एक संसद में इसका जो विधेयक था वो अटका हुआ था। इसे 2009 में पास किया गया था तथा 2010 में से लागू कर दिया गया था। अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रत्येक राज्य का एक कर्तव्य बन गया कि वो अपने राज्य में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के जो भी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा से जो भी संबंधित वस्तु है ना वो उनको फ्री में दे ताकि वो स्कूलों तक शिक्षा प्राप्त करने आए। इसी योजना के तहत मिड डे मील और जो स्कूलों में फ्री में बुक देना, फ्री में नोटबुक देना, यूनिफॉर्म देना, ये सारी स्कीमें शुरू की गई। तो आपको ये शिक्षा का अधिकार समझ में आ गया होगा। इसके तहत इसमें एक और बात याद रखना कि फर्स्ट क्लास से लेकर क्लास 8 तक की जो शिक्षा है ना वो माध्यमिक शिक्षा फ्री कर दी गई और उसके बाद के लिए भी शिक्षा के लिए अब ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई। तो आपको शिक्षा का अधिकार समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषता दे रखी है
और ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा, इसका व्यवस्था की गई। इसके अलावा यूनिफॉर्म, बुक, मिड डे मील जैसे चीज़ों पर अब उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा बच्चों को किसी भी क्लास में फेल नहीं किया जाएगा, यानी उसे हर क्लास में प्रमोट किया जाएगा, ये भी इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा ये जो कानून है हर राज्य में लागू होगा और इस कानून के तहत जितने भी खर्च आएंगे उसका 55% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार उठाएगा। और इस अधिनियम के तहत स्कूलों में जो भी मरम्मत करने की जो मतलब ज़रूरत है उसकी मरम्मत की जाएगी। यानी अगर स्कूलों की बिल्डिंग टूटी हुई है, स्कूलों में बेंच की कमी है, स्कूलों में जो संसाधन उसकी कमी है, तो उन सभी संसाधनों का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध ना आए। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत स्कूलों में योग्य और कुशल अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। तो यह इस अधिनियम की विशेषता थी जिसे आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो। अब शिक्षा के अधिकार के बाद आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि हमारा स्वास्थ्य संबंधित अधिकार है। ये भी एक सामाजिक कल्याण नीति के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता से शुरू की गई एक नीति है। अब देखो, जिस प्रकार शिक्षा एक बेहतर समाज की नींव रखता है, यानी अगर हमें समाज में बेहतर बनना है तो हमें शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के न हम बेहतर बन सकते न हमारा समाज। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति सही रूप से शिक्षा तभी प्राप्त कर पाएगा जब वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी बिल्कुल ही फिट हो। तो जितना हमारे लिए शिक्षा जरूरी है उतना ही हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत कुछ अन्य कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रमुख थे। अब इस अधिनियम के तहत हमारे देशवासियों को कुछ विशेष प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जिसे आप सरकारी हॉस्पिटलों से फ्री में प्राप्त कर सकते हो। इसमें आता है मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य सेवाएं, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों की सेवाएं, मलेरिया, डेंगू और कालाजार जैसी बीमारियों से संबंधित सेवाएं, इसके अलावा HIV जैसे बीमारियों से संबंधित सेवाएं तथा पोलियो से संबंधित सेवाएं। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई, जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे सेवाएं प्रमुख है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बहुत सारी कार्यक्रमों के नाम लिखे हैं, अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। बाकी आपको अगर मन के तो एग्जाम में 1-2 नाम लिख देना। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य। तो जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो है कम विकसित वाले जो राज्य है जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा नहीं होता, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हुआ है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना। इसके अलावा जो हमारे कुल GDP का 0.9% जो पैसे हैं ना वो स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च की जाती थी, जिस कारण स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं था। तो 0.9% को बढ़ाकर हमारे GDP का 2 से 3% जो हिस्सा है ना वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा इसके कुछ और उद्देश्य थे जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इसे आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हो। अगर हम आगे बात करें तो इस मिशन के तहत हमने एक उद्देश्य निर्धारित किया था, लेकिन आज भी हम उस उद्देश्य को सही रूप से अचीव नहीं कर पाए। यानी हमें जितना अभी तक अचीव करना चाहिए था उतना हमने अभी तक अचीव नहीं किया है। आज भी हम स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में बहुत ही पीछे, लेकिन धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, ये आप याद रखना। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब देखो, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी समय भूखा न रहे।
अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद से हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या था भूखमरी, गरीबी। अब भूखमरी और गरीबी को ध्यान में रखकर ही सरकार ने ये स्कीम की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सार्वभौमिक अधिकार है, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं, उसके अनुच्छेद 25 में भोजन के अधिकार को भी मान्यता मिला है। यानी सभी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो भोजन प्राप्त करें। लेकिन ये आज भी लोगों को ये जो अधिकार है इसके बारे में पता नहीं है। अब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार ने यह प्रयास किया कि देश के गरीब वर्ग भी मतलब जो देश का गरीब वर्ग भी है ना, वो भी भूखा न सोए और उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। इसके तहत सरकार ने कम पैसों में या फिर फ्री में गरीबों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। और इसी अधिनियम के तहत आपने देखा होगा कि कोरोना काल में और कोरोना काल से पहले भी सरकार एक स्कीम चलाती है जिसमें गरीबों को 1 या 2 रुपये के हिसाब से जो गेहूं और चावल दिया जाता है। इसके अलावा इस स्कीम में लोगों को चीनी, नमक और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। तो ये इसी नियम का ही एग्जाम्पल है, तो इसको आप समझ लेना। और इस नियम का एक प्रमुख उद्देश्य था कि देश का जो अधिकतर जनसंख्या है ना, वो गरीब वर्ग से संबंधित है। और गरीब वर्ग में भी कुछ लोग इतने गरीब है कि वो एक समय का भी भोजन नहीं कर पाते थे और कुपोषण का शिकार हो जाते थे। तो इसी को तहत सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की थी ताकि गरीब वर्ग तक भी भोजन की उपलब्धता पहुंच सके। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में आप केवल इतना ही समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको डिटेल से समझना है और जानना है तो यहाँ पे मैंने इस पूरे के पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसे देखकर समझ सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी मतलब क्वेश्चन था जिसको यहाँ पे मैंने डिफाइंड कर रखा है। मैं इसको यहाँ पर इतना ही समझाऊँगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ये चुनौतियाँ केंद्र सरकार के सामने भी है और राज्य सरकार के सामने भी है, और हमें इन चुनौतियों से जल्दी निपटना जरूरी है, तभी हम अपने लक्ष्य यानी टारगेट को पा सकेंगे। पहली जो चुनौती है वो है खाद्यान्न सुरक्षित भंडार का अभाव। यानी मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास जो सरकारी फसल होती है ना, उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार के पास गोदाम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर साल कई हजार टन जो खाद्य पदार्थ है ना, वो FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। यानी जो भोजन गरीबों को मिलना चाहिए वो गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाते। क्यों? क्योंकि समय पर मतलब समय पर गरीबों के पास नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं सरकार इस कार्य में असफल हुई है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि गोदाम में जो खाद्य पदार्थ है वो क्यों सड़ रहे, वो समय पर गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके पीछे क्या कारण है। तो सरकार को सबसे पहले इस चुनौती का निवारण करना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरी चुनौती है वो है वितरण प्रणाली का अभाव। अब देखो, अगर FCI के गोदाम से किसी न किसी तरह अगर राशन की दुकानों तक, यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन के दुकान होते हैं जहाँ पर गरीबों को 1 या 2 रुपये राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, अगर वहाँ तक अनाज पहुँच भी जाए ना, तो भी वहाँ पर कई प्रकार के मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे वहाँ पर आपको जो अधिकारी मिलेंगे कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट होंगे। गरीबों को मिलने वाले जो अच्छे फसल होते हैं उनको वो बेचकर गरीबों को जो निम्न कोटि के जो घटिया फसल होते हैं, जो घटिया खाद्य पदार्थ होते हैं वो देते हों। यानी अच्छे चावल रख के आपको दाने वाले कंकर वाले चावल देंगे, अच्छा दाल रख के आपको पॉलिश वाले दाल देंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए जो गवर्नमेंट ने सामान भेजा वहाँ पर वो भ्रष्टाचार करेंगे। इसके अलावा उनका जो व्यवहार भी होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। तो कई बार लोग उनके व्यवहार के कारण भी राशन लेने, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो सरकार उनके लिए फ्री में राशन भेजा या बहुत ही कम कीमत पर जो राशन भेजा है वो लेने नहीं जा पाते। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार और अफसरों की जो बोलते हैं ना व्यवहार है वो बहुत ही बेकार होता है।
आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती है सिंचाई व्यवस्था की कमी। अब ये देखो कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि में मतलब लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो फसलों की पैदावार है ना, वो जापान और अमेरिका के मुकाबले बहुत ही कम है। यानी हमारे देश में अधिकतर लोग कृषि करते, फिर भी पैदावार जापान और अमेरिका से कम है, क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जितनी हमारे देश की डिमांड होती है भोज्य पदार्थ की, उतना हम उत्पादन नहीं कर पाते। तो सरकार को एक बार इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए और इन्हीं 3 चुनौतियों से निपटकर हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया उसे अचीव कर सकेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5, मनरेगा। अब मनरेगा क्या है, चलिए जानते हैं। अब ये देखो कि बेरोजगारी जो है ना, वो गरीबी को जन्म देता है और गरीबी भूखमरी को। तो अगर हमें भूखमरी मिटाना है, अगर हमें गरीबी मिटाना है, तो सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि वो समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार दे। और इसी को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की शुरुआत की गई। मनरेगा के तहत समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं उनको 100 दिनों का जो रोजगार है वो गारंटी के साथ मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये रोजगार उनको नहीं मिल पाया तो इसके बदले उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अब मनरेगा का जो क्रिया क्षेत्र है ना, वो कृषि ज़्यादा है और गांव में जो सड़कें बनाना है ये प्रमुख है ना। तो मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का जो काम है ना, वो गारंटी के साथ सरकार द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी राज्यों में तो ये 100 दिन का मतलब इसका वो होता है, काम देने का जो टारगेट होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रत्येक व्यक्ति को 150 दिनों तक का काम दिया जाता है। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको बता दूं कि मनरेगा की शुरुआत नीति आयोग द्वारा किया गया था, जिसका पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। तो मनरेगा के बारे में आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं मनरेगा में आगे हमें क्या क्या जानना है। अगर हम बात करें मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गांव में रहने वाले लोगों को गांव में ही रोजगार प्रदान करना और उनकी कार्य शक्ति को बढ़ाना। यानी जो जिस समाज में रहता है उसको उसी समाज में रोजगार प्रदान करना, है ना, जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके। अब मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य आते हैं, तो गाँवों में सड़कें बनाना, जल संरक्षण करना, सूखे की रोकथाम करना, बाढ़ को नियंत्रण करना, आवास निर्माण करना, सिंचाई व्यवस्था करना, बागवानी करना, ग्रामीण संपर्क मार्ग की स्थापना करना आदि कार्य आते हैं। तो इसको आप यहाँ पर देख के पढ़ सकते हो। अब आता है मनरेगा योजना से क्या लाभ है। तो मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने ही समाज में रोजगार प्राप्त होता है, पहला तो ये लाभ है। दूसरा, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 100 दिनों का जो कार्य दिवस की रोजगार की जो गारंटी है वो दे रखा है। यानी केंद्र सरकार कहती है कि सभी व्यक्ति को 100 दिनों का काम तो 100% ही मिलेगा, अगर नहीं मिल पाता तो बेरोजगारी भत्ता। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 100 दिन नहीं बल्कि 150 दिन है। 50 जो दिन है ना वो राज्य सरकार अपनी तरफ से देती है। इस योजना के तहत परिवार का जो सबसे वयस्क यानी सबसे बड़ा इंसान जो होता है ना, उसे 15 दिन के अंदर ही रोजगार प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। यानी 15 दिन के अंदर अगर उसने जब ये आवेदन किया ना, उसके 15 दिन के अंदर ही उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी कारण से उसको 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो सरकार उससे बेरोजगारी भत्ता देगी, है ना। और इस योजना में मजदूरों का भुगतान उसके बचत खाते में दिया जाता है या फिर डाकघर के जो उनके पास खाता है उसमें दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ऐसा होता था ना कि जो ठेकेदार होते थे इन योजनाओं के,
या जो बीच के जो बिचौलिए होते थे वो मजदूरों के पैसे खा जाते थे। अगर केंद्र सरकार मजदूर को 300 दिहाड़ी देता था तो वो मजदूर को 150 ही देते थे और 150 अपने पास रख लेते थे। तो इसको ध्यान में रखकर सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें मजदूरों को जो भुगतान है ना उसके सीधे बैंक खाते में दिया जाए। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारा ये पूरा बुक भी कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में और इस पूरे बुक में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके डाउट को वहीं पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें।